हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड में आपके वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं और यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। तो लेकिन क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने से वो गलत हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो सेशन में बात करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के सैम्पलिंग टॉपिक को, टाइप्स ऑफ रिसर्च और रिसर्च रिपोर्ट के बारे में एंड रिसर्च एथिक्स, और उसके बाद रिसर्च रिपोर्ट लिखने की फॉर्मेटिंग स्टाइल क्या है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को यहाँ कवर करेंगे जो कि क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे भी जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एक रिवीजन हो जाएगा। तो चैनल पे आप बने रहिए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कुछ लोग देख लेते हैं, 50% लोग ऐसे होते हैं जो कि सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं और लेकिन वीडियो देखते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब भी करें, चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ तो आपको भी करना चाहिए, मेरा हेल्प करना चाहिए, चैनल को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं। तो यहाँ पर देखिए सैम्पलिंग, सबसे पहले सैम्पलिंग के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन या इसी को यूनिवर्स भी कहते हैं, और इसी में एक टर्म्स और आता है जिसको हम सैंपल कहते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन से मतलब ऐसे व्यक्तियों या वस्तुओं से होता है जिसे शोधकर्ता अपने शोध के संदर्भ में स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है तथा उसकी पहचान करके रखता है, जैसे सभी विश्वविद्यालय, शिक्षकों का समूह, अभियंताओं का समूह। ठीक है, तो इस तरह से ये ऐसा एक ग्रुप होता है जिसके दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है फाइनाइट पॉपुलेशन और दूसरा है इनफाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन जिसको परिमित जीव संख्या कहते हैं, जो ये ऐसे होते हैं जिनको काउंट किया जा सकता है। जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आप टीचर्स की जो है संख्या जान सकते हैं, स्टाफ कितना है वहाँ पे, कितने वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, और इनफाइनाइट में क्या है, अपोजिट, काउंट हम नहीं कर सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि कहीं पर किसी नदी में, तालाब में मछलियों की संख्या गिनना मुश्किल है, नहीं गिन सकते हैं। आप अपने सिर के बालों को नहीं गिन सकते हैं, है ना, तो ये इनफाइनाइट पॉपुलेशन है। शोधकर्ता अपने शोध के लिए पॉपुलेशन से निश्चित संख्या में कुछ सदस्यों या वस्तुओं का चयन कर लेता है और इसी सेलेक्टेड नंबर को ही क्या है, सैंपल कहा जाता है। एज लाइक जैसे कि आप चावल बनाते हैं तो क्या करते हैं कि चावल आपने भगोने में चढ़ा दिया, उसके बाद आप थोड़ा सा निकाल के चेक करते हैं कि चावल पका या नहीं। तो जो थोड़ा सा हमने निकाला है वही तो सैंपल है, और जो हम पूरा भगोना है वो क्या है, पॉपुलेशन है ना। और ये टेक्निक क्या है, सैम्पलिंग होती है। ठीक है, तो ये हमने सब जान लिया। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग कौन कौन सी हैं। इसमें दो टाइप्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबल एंड नॉन प्रोबेबल, जो कि जहाँ से दोनों से बहुत क्वेश्चन आते हैं और टाइप्स भी पूछे जाते हैं और मैचिंग के लिए भी आते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, इसमें पॉपुलेशन के सदस्यों का सैंपल में सम्मिलित किए जाने की संभावना मालूम होती है, पता होती है कि कितने को हम सैंपल ले रहे हैं। अब ये तीन टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, फिर दूसरा है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, और तीसरी है एरिया और क्लस्टर सैम्पलिंग। इन तीनों का नाम आप याद रखिएगा। कई बार मैचिंग में पूछा जाता है ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है, कौन सी नॉन प्रोबेबिलिटी है ना। तो इस तरह से नॉन प्रोबेबिलिटी की भी कुछ टाइप्स होती हैं, तो दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है, और डिफरेंस तो बता ही दिया है। इन शॉर्ट ये अभी हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा सैम्पलिंग प्लान है जिसमें पॉपुलेशन के सदस्यों को सैंपल में शामिल किए जाने की संभावना मालूम नहीं होती है, ज्ञात नहीं होती है। इसके अलावा इस तरह के प्रतिदर्शन में शोधकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार और इच्छा अनुसार कुछ सदस्यों को चयन कर प्रतिदर्शन में शामिल कर लेता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो रिसर्चर है वो बायस्ड भी तो हो सकता है, क्योंकि अब वो अपनी मनमर्जी से काम कर रहा है ना, अपनी इच्छा से काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर बायस्ड हो सकता है, पक्षपातपूर्ण हो सकता है ये। तो अब हम इसके टाइप्स देखते हैं। इसके जो टाइप्स हैं वो देखिए, नॉन प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कोटा सैम्पलिंग होती है पहले नंबर पे। दूसरी है एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल सैम्पलिंग, प्रासंगिक प्रतिदर्शन। तीसरी होती है उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन, इसी को पर्पजिव सैम्पलिंग भी कहते हैं। चौथी है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्रमबद्ध प्रतिदर्शन। फिर पांचवा है हिम कंदुक, जिसको बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। और उसके बाद है छठी सैचुरेशन सैम्पलिंग, संतृप्ति प्रतिदर्शन। और नेक्स्ट है आपकी सातवीं है
घनीभूत प्रतिदर्शन या इसी को डेंस सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी ऐसे पूछेगा और आपको मैचिंग करने को भी आ सकता है या टिक लगाने में तो आ ही सकता है। क्वेश्चन एक आना ज़रूर है। आगे हम देखते हैं। अब देखिए, अब रिसर्च के टाइप में से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो बाकी जो टाइप्स हैं, जैसे कि फिलोसॉफिकल आप पहचान लेते हैं, हिस्टोरिकल पहचान लेते हैं, है ना, और एक्सपेरिमेंटल, एक्सपोज्ड फैक्टो, ये सारी हैं जिनको कि आप ये क्या है एप्लीकेशन मोड पे पूछी जाती हैं और आप पहचान लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी रिसर्च है जिसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, जैसे कि फंडामेंटल, अप्लाइड, एक्शन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये कन्फ्यूज़न पैदा करती हैं। तो यहाँ पर हम इन्हीं को जान लेते हैं थोड़ा सा, और बहुत पूछी जाती हैं, इनसे क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो यहाँ पर देखिए, फंडामेंटल रिसर्च क्या है, इसी को बेसिक रिसर्च अथवा प्योर रिसर्च भी कहते हैं। इस प्रकार के अनुसंधान कार्यों के द्वारा नवीन ज्ञान अथवा नवीन सिद्धांत, कोई थ्योरीज, नवीन तथ्य, फैक्ट्स अथवा ट्रुथ्स को प्रतिपादित किया जाता है। तो ये एक बेसिक रिसर्च है। फंडामेंटल, बेसिक या प्योर एक ही चीज़ें हैं। ठीक है। अप्लाइड, आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर इस तरह से कोई भी नाम पूछे, बेसिक है, फंडामेंटल है या प्योर, एक ही की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये टॉपिक लाने का यही एम है कि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो। अप्लाइड रिसर्च क्या है, इस प्रकार के अनुसंधान कार्यों के द्वारा पूर्व में ज्ञात सिद्धांत, तथ्यों अथवा सत्यों का प्रयोग करके किसी उपयोगी वस्तु या उपयोगी प्रक्रिया का, प्रोसेस का विकास किया जाता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च को वस्तुतः मौलिक अनुसंधान के परिणामों का व्यवहारिक परिस्थितियों में अनुप्रयोग कहा जा सकता है। पूरा मतलब ये है कि जो फंडामेंटल रिसर्च है, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम अप्लाइड रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट है आपकी एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च बहुत पूछी जाती है। यहाँ पर क्या होता है, ये आपको पहचानने के लिए दी जाती है। कोई ऐसा एग्जाम्पल दिया जाएगा, अधिकतर तो एग्जाम्पल फॉर्म में ही आई है, अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब में क्या है, आपको उदाहरण के द्वारा जो है ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रिसर्च है। तो इसको आपको इसका जो है की फैक्टर जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए समझते हैं। इस प्रकार के अनुसंधान कार्य में क्या है, इमीडिएट और लोकल प्रकृति की समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक ढंग से खोजने का प्रयास किया था। लोकल से मतलब जहाँ पर आप एट प्रेजेंट मौजूद हैं, वहाँ की समस्या को देखते हुए, ठीक है, उस क्षेत्र विशेष की बात कर रहा है। क्रियात्मक अनुसंधान का केंद्र व लक्ष्य बिंदु नियमों व सिद्धांतों का सामान्यीकृत उपयोग न होकर तात्कालिक समस्याओं का शीघ्र समाधान करना होता है। जनरलाइजेशन से मतलब क्या होता है कि अधिकतर रिसर्च ऐसी की जाती है कि जैसे उस मतलब रिसर्चर ने रिसर्च की अपनी, और वो क्या होता है, जो भी रिजल्ट आता है या जो भी हमको उससे आउटपुट मिलता है, वो क्या होता है, किसी भी ग्रुप के लिए वो उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया जनरलाइजेशन। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, तात्कालिक समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाता है। तो ये अनुसंधान कार्य क्या है, व्यवहारिक समस्याओं के समाधान करने और शैक्षिक परिस्थितियों के उन्नयन करने पे जोर देता है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें की जाती हैं, ये क्या है, विद्यालय परिसर में की जाती हैं। आपके क्लासरूम की प्रॉब्लम हो सकती है, विद्यालय की हो सकती है, इस तरह से ये लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें आपको सॉर्ट आउट करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब गलत नहीं होगा, है ना। तो चलिए इसी बात पर वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अब हम देखते हैं रिसर्च रिपोर्ट। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इन तथ्यों को भी आप समझ लीजिए। रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है, शोध प्रबंध, शोध संबंधी विवरण का एक सुव्यवस्थित रूप है। मतलब एक डिज़ाइन फॉर्म में दिया जाता है ना, कोई भी नहीं कि अटेंडम हमने कुछ भी लिख दिया, कहीं भी लिख दिया, जिसमें किसी समस्या का शोध अथवा अध्ययन किया जाता है। इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। जैसे कि पहली होती है प्रारंभिक सामग्री, फिर है प्रधान भाग, मेन बॉडी पार्ट जिसको कहते हैं, और तीसरा है पूरक सामग्री। अब प्रारंभिक सामग्री में क्या आता है, आपका टाइटल ऑफ रिपोर्ट, फिर टेबल ऑफ कंटेंट और एब्स्ट्रैक्ट या इसी को सिनॉप्सिस कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, टाइटल ऑफ रिपोर्ट जो पहला भाग होता है, मतलब पहला पेज, प्रथम पृष्ठ जो होता है वो टाइटल पेज पर क्या होता है, शोध प्रबंध का शीर्षक, जैसे टाइटल रिपोर्ट लिखी जाती है, रिपोर्ट का मतलब क्या है, टाइटल क्या है, शोध प्रबंध का शीर्षक, अभ्यर्थी का नाम, इस तरह से कहाँ पे किस क्षेत्र में आप कर रहे हैं, किसी विद्यालय परिसर में कर रहे हैं, महाविद्यालय में कर रहे हैं, उसका नाम, ये सारी चीज़ें क्या है, टाइटल ऑफ रिपोर्ट में लिखी जाती हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स नेक्स्ट है। इसमें क्या होता है, मुख्य अध्यायों के शीर्षकों की सूची होती है, जो भी आपके लेसन्स हैं उसके अंतर्गत उनकी सूची बनाई जाती है। फिर एब्स्ट्रैक्ट या सिनॉप्सिस क्या होता है, सारांश बोलते हैं जिसको। इसमें बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, समरी फॉर्म में कंटेंट को लिखा जाता है। शॉर्ट में कंटेंट पढ़कर एग्जामिनर या कोई भी रिसर्चर जो होता है वो सूचनाओं को प्राप्त कर लेता है, उनसे अवगत हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट। आगे देखते हैं।
अब जो मेन बॉडी पार्ट है उसमें क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य शोध की आवश्यकता, क्यों हम मतलब पहले तो कोई नीड होती है ना किसी चीज़ की रिसर्च की, तो आवश्यकता क्या है, फिर आवश्यकता मतलब कहाँ से मिली, कोई क्षेत्र ऐसा होगा तब आपको वहाँ पे नीड मतलब पता चली, नीड महसूस हुई, तो इस तरह से शोध की आवश्यकता, फिर क्षेत्र, फिर इसका प्रोसीजर क्या था, विधियाँ, परिकल्पना, ये सारी चीज़ें इसमें पता की जाती हैं। इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। फिर लिटरेचर रिव्यू, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब ये क्या होता है, इसमें इस बात के संकेत मिलते हैं कि दूसरों के द्वारा अब तक कितना अध्ययन किया जा चुका है जो कि रिसर्चर की समस्या पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये हमको लिटरेचर रिव्यू से पता लगेगा। मेथोडोलॉजी क्या होती है, कई मेथड्स जो कि यूज़ किए जाते हैं। मेथड्स और मेथोडोलॉजी दोनों में डिफरेंस मैंने बताया था। तो मेथोडोलॉजी में मेथड्स क्या क्या यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये कलेक्शन होता है कि कौन कौन से मेथड यूज़ किए, आपने कोई सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ की है तो कौन सी की है, रिसर्च टूल कौन सा यूज़ किया है, और डाटा कलेक्शन किस तरह से किया है, सांख्यिकी विधि कौन सी प्रयोग की है। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपका मेथोडोलॉजी में आती है। इतने सारे प्रोसेस के बाद फिर क्या होता है, रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अब रिजल्ट के बाद हम फिर डिस्कशन पे पहुंचते हैं कि जो रिजल्ट आया है, ठीक है, जो रिजल्ट आया वहाँ पर परिणामों की विश्वसनीयता कितनी है, वैधता कितनी है और व्यवहारिक उपयोगिता कितनी है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। उसके बाद कंक्लूजन निकलता है, निष्कर्ष आता है, फिर रिकमेंडेशन किया जाता है कि कहाँ पर इसको रिकमेंड किया जाए। अब देखते हैं फिर थर्ड पार्ट है पूरक सामग्री। इसमें आता है संदर्भ या ग्रंथ सूची, बिब्लियोग्राफी और अपेंडिक्स। अब इसमें क्या होता है, बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची में वो सभी पुस्तकें आनी चाहिए जिनका शोध विवरण में उल्लेख किया गया है। इसमें जैसे कोई पुस्तक हो सकती है, उसके ऑथर्स कौन है, लेखक कौन है, पब्लिकेशन क्या था, किसी आपने मैगजीन से कोई चीज़ मतलब ली है, कहाँ से उसको जो है कंसल्ट किया है, या समाचार पत्र या नेट से, तो इस तरह से कहाँ से कितना आपने पार्ट उठाया है, कितनी चीज़ों को कहाँ से उनको कंसल्ट किया है, ये सारी चीज़ें बिब्लियोग्राफी में आती हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जैसे आपको ऐसे दे दिया जाएगा, मैचिंग में बहुत ज़्यादा इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और मैचिंग में तो मतलब जब एक क्वेश्चन तभी हल होगा जब आपको 4 चीज़ें पता होंगी, है ना, अलग अलग पार्ट की 4 चीज़ पता होंगी, तब तो आप मैचिंग कर पाएंगे। तो बिब्लियोग्राफी में भी वही आता है, तो इसलिए इन चीज़ों का इंट्रोडक्शन ज़रूर पता होना चाहिए। फिर अपेंडिक्स, परिशिष्ट क्या होता है। अब इसमें देखिए, परिशिष्ट में शोध प्रबंध के पाठन योग प्रमुख भाग को संलग्न किया जाता है। जैसे कि बहुत कम इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई सूची है, प्रश्नावली पत्र है, साक्षात्कार संबंधी पत्र है जो कि यूज़ किया गया है शोध के दौरान, मानचित्र है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्या है परिशिष्ट में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिसर्च रिपोर्ट के बारे में। अब एथिक्स से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं और एप्लीकेशन मोड पे बनते हैं, या फिर कथन निष्कर्ष के बारे में पूछा जाता है ना। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि होता क्या है, तब तो क्वेश्चन आराम से हो पाएगा। और ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम एथिक्स को पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग वीडियो को लाइक करिए। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और यहाँ से पक्का क्वेश्चन फंसना ही है। तो यहाँ पर वीडियो को अब तक लाइक कर दिया होगा, और सब्सक्राइब भी नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, अब हम एथिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो शोध लेखन की क्या है, एक आचार संहिता भी होती है जिसमें कि ये फैक्ट्स ज़रूर होने चाहिए। जैसे शोध लेखन में किसी व्यक्ति विशेष का नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है, तो और ज़रूरत है तो उसके लिए कोई संकेत या कोड का यूज़ करते हैं, और उसे भी क्या है गोपनीय रखा जाता है। फिर दूसरा है, शिक्षा में डाटा कलेक्शन विद्यालयों और महाविद्यालयों से किया जाता है, तो रिपोर्ट में भी विद्यालय का नाम उल्लेख नहीं करते हैं, इसको भी कोड से या सिंबल के द्वारा व्यक्त करते हैं। तीसरा होता है, शोध में प्रश्नावली, रेटिंग स्केल, अनुमापनी शेड्यूल जिसको बोलते हैं, शिक्षकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों से भरवाया जाता है। तो आवश्यकता पड़ने पर इन व्यक्तियों का निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू भी लिया जा सके। तो ये क्या है, ऐसे आपने मतलब उनको ऐसे लेना चाहिए कि वो आपको ज़रूरत पड़ने पे उनको हम शामिल कर सकें। ठीक है, उनको हम बुला सकें एग्जामिनर के सामने। शोध प्रक्रिया में प्रदत्तों के संकलन के सभी प्रकार के आलोकों को गोपनीय रखा जाता है। ये एथिक्स में आती हैं चीज़ें, नैतिकता में आती हैं। ठीक है, अगर इनका जो है कोई उल्लंघन करता है तो वो क्या है, वो भी दंडनीय होता है। अब देखिए पांचवा, जब कोई परीक्षा बड़े समूह को दिया जाए तब शोधकर्ता को स्पष्ट कर देना कि इस परीक्षण के परिणाम का आपकी उपलब्धि तथा विद्यालय से कोई संबंध नहीं है और ये परिणाम आपको किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद कोई भी आप साक्षात्कार ले रहे हैं, प्रश्नावली, रेटिंग, इन सबको भरवाने में क्या है, प्रिंसिपल का, शिक्षक का, छात्र के नाम को देने के लिए उनको बाउंड नहीं करना चाहिए। नहीं दिया है नाम, कोई बात नहीं है, सिंगल या कोड का मतलब कोई भी आप जो है
कोड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सिंबल कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, इस तरह से। तो ये हो गई रिसर्च एथिक्स की बात। फिर देखते हैं स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। स्टेक होल्डर्स अनुसंधान में कई हितधारक होते हैं जिनका नैतिकता से प्रत्यक्ष संबंध है, एथिक्स से प्रत्यक्ष संबंध होता है, और ये किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधि से प्रभावित हो सकते हैं। इनमें कौन कौन लोग होते हैं? पहले तो वो होते हैं जो कि प्रतिभागी हैं, मतलब उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। कोई ग्रुप होगा जहाँ पे आप जा रहे हो, उनका ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, या कोई सैंपल होगा जिनसे आंकड़े प्राप्त कर रहे हो, तो ये हो गया। और दूसरा क्या होता है? शोधकर्ता को ही माना जा सकता है। और तीसरा है कुछ ऐसी एजेंसीज होती हैं और समाज होता है, ये भी सब क्या है? स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। अब स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, संदर्भ शैली क्या होती है? रिसर्च रिपोर्ट लिखी कैसे जाती है? अब इसमें दो तरह की लैंग्वेज का प्रयोग होता है, MLA और APA। एक MLA क्या है? मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है, और APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इनका ये फुल फॉर्म है। अब APA स्टाइल क्या होती है? इसमें ये सामाजिक विज्ञान में प्रयुक्त होती है। इसके डिफरेंस तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैंने कुछ लिए हैं जो कि आपको सीधे से समझ में आ जाए, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में फिर हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, सामाजिक विज्ञान में ये प्रयुक्त होती है, सोशल साइंस में यूज़ की जाती है। शीर्षक इटालियन भाषा में लिखा जाता है, और केवल आवश्यक शब्दों को ही बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता हो गई। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन आए कि आपको कोई एग्जाम्पल ऐसे दे दिया जाए और ऐसे फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो इस तरह से आप क्या है? डिफ्रेंशिएट कर लोगे कि ये MPA स्टाइल है, MLA स्टाइल है, सॉरी, या APA स्टाइल है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा कि अब MLA स्टाइल क्या होता है? ये ह्यूमैनिटीज़ में यूज़ होता है। शीर्षक को रेखांकित किया जाता है और सभी प्रमुख शब्द बड़े अक्षरों में लिखे जाते हैं, है ना। तो इस तरह से ये क्या हो गया? MLA और APA स्टाइल दोनों का डिफरेंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपका लास्ट टॉपिक। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।